भूपेश बघेल ने यूक्रेन मामले पर दिखाई सतर्कता। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर की बात, कहा जल्द कराएंगे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा इनका काम सिर्फ लड़ाना है, ये कभी आपके मतलब की बात नहीं करेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी चेतावनी, बोले सुन लो कमिश्नर, गड़बड़ी हुई तो पिसवाऊंगा चक्की। और एमपी में दिखे कम कोरोना केस, 24 घंटे में कोरोना के 500 पॉजिटिव केस आए सामने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे जितने भी लोग हैं उन्हें वतन वापसी कराई जाएगी। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे, ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक भारत वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री बघेल ने आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर चर्चा कर यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सकुशल रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है, जिसको देखते हुए भारत की सरकार लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से भारतीय नागरिकों को वतन वापसी कराई जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन और रूस विवाद पर जानकारी दी। साथ ही कहा कि बीजेपी पर भी लगातार हमला बोलते हुए कहा कि हम जल्द से जल्द सभी भारतीय नागरिकों की वतन वापसी कराएंगे, लेकिन बीजेपी इसमें साथ नहीं दे रही। सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और उसके लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से जैसे ही प्लेन की व्यवस्था होती है या कूटनीतिक जिस प्रकार से चर्चा होती है या पड़ोसी देशों में जाने की कहीं व्यवस्था हो तो वहाँ से भी लाना पहले हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे बच्चों को। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से आपने देखा होगा किस प्रकार से जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिरा है। तो कहीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और अभी तब ये है कि ये 7 मार्च निपटने दीजिए चुनाव, सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल के भाव में वृद्धि होगी, रसोई गैस में वृद्धि होगी। ये सबसे पहले तो चुनाव प्रभाव ये दिखेगा, युद्ध का प्रभाव तो बाद में पता चलेगा क्या क्या होता है। देखिए, हम लोग तो ये है कि गोवा में हमको हमारी सरकार बनने की पूरी संभावना है, उत्तराखंड में भी हमारी संभावना है, पंजाब हम अपनी सरकार बचा लेंगे, मणिपुर में भी हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी यूपी बचा सकती है नहीं बचा सकती, ये देखने की बात है। और मुझे लगता है कि 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए, भारतीय जनता पार्टी तो गई। भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली सामने तरफ करते हैं ना, 3 उंगली उनके तरफ है, वो क्या कहना चाहते हैं? जो सालों साल यहाँ राज किए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा में राहुल जी ने जो भाषण दिया है वो बहुत ऐतिहासिक भाषण है। और आज हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध
चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो। पाकिस्तान से पहले ही खराब थे, लेकिन इन देशों के साथ भी हमारे संबंध वैसे नहीं हैं जैसे होना चाहिए, या जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है। तो ये बड़ी रणनीतिक इसको असफलता कह सकते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। और रूस से हमारा बहुत बढ़िया संबंध रहा है पहले से, लेकिन अब वैसी गर्माहट पहले जैसे नहीं रही। तो इसे तो जो राहुल जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है कि अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर एक आध दो दौरा हो इनका, आईटी, ईडी, इनका फिर से एक आध दौरा हो। तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना, मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये तो विरोधियों दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसे कुचल देना चाहते हैं। यही तो लड़ाई है हमारी कि असहमति का यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, एमपी के धार से भी एमबीबीएस का छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ, जिसको भारतीय दूतावास में रखा गया है। साथ ही बताया गया कि उसके साथ और भी भारतीय छात्र दूतावास में रखे गए। वहीं परिजन भारत सरकार से बच्चों को जल्द लाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सुरक्षित है, असेंबली में पहुंच गए हैं और यहाँ पर 250-300 छात्र हैं। भारतीय दूतावास में पहुंच हाँ, गए। हाँ। क्या नाम है बेटे का आपके? यश वर्मा। तो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए थे। अच्छा, चौथा साल था उनके इस साल। 4 साल से 4 मिले साल हैं। से। अच्छा, इस पूरे मामले के दौरान ये भारतीय विदेश मंत्रालय से आपकी कोई बातचीत हुई है? हमारी इतनी हुई है, बाकी संपर्क सबसे हो चुका उसका। अच्छा, लेटर जो दिया था उन्होंने, फॉर्म वो भर के भी दे दिया था उन्होंने हमको। अच्छा, दूतावास में दे रखा। भारत सरकार की ओर से कोई आपकी और कोई पहल आई, कोई भारत खबर? सरकार के उससे तो कोई खबर नहीं। हमने आज करी थी खबर। हाँ, वो हमारे सिस्टर का लड़का अमेरिका में था, तो उन्होंने खबर करी थी, भारत सरकार को भी कर दी और कतार भी करी थी और वहाँ के दूतावास को भी कर दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इनका काम सिर्फ लड़ाना है, ये कभी आपके मतलब की बात नहीं करेंगे। सुनिए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर टूटी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे, सभी को पक्का आवास दिया जा रहा। राशन, आवास और शिक्षा की जिम्मेदारी ईमानदारी से काम होगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो उस बेईमान को हथकड़ी लगाकर जेल में चक्की पिसवाऊंगा। सुनिए। एक तरफ ये रोजगार का काम और दूसरी तरफ विकास के साथ साथ ठीक से सुविधाएं गरीब तक और पहुंचाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैंने राशन आपके द्वार योजना का जिक्र किया। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न मार्च तक सबको भिजवा रहे हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो 1 रुपया किलो गेहूं या चावल, वो भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, मतलब एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं प्रति माह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बहनों? अरे जोर से बताओ, मिल रहा है? अब एक बात सुन लो, जो ट्राइबल ब्लॉक है उनमें तो तय किया है हमने कि राशन की दुकान पे लेने नहीं जाना। दूर दूर राशन की दुकान, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो कई ने कहा कि भैया एक दिन की मजदूरी मारी जाती है, तो हमने तय किया कि राशन की दुकान पे नहीं जाना, राशन की दुकान ही आपके गांव में ले आएंगे। इसलिए राशन आपके द्वार योजना में गाड़ी आपके ही गांव आएगी और आपके गांव में ही आपको राशन दे देगी। बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? आपके गांव में ही आपको राशन मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर, कलेक्टर है, कमिश्नर है, मैं कहना चाहता हूं कि देखो भाई, इस राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना।
कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो जाए। मैंने तय किया है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेईमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हर जिले के कलेक्टर मुझे सुन रहे हैं, ये गरीब कानून किसी को खाने नहीं दूंगा, गड़बड़ करने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और हर हालत में नौजवानों को, माताओं बहनों को, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तय किया आजीविका मिशन की, हमने तय किया कि स्कूल में जितनी गणवेश सिलती है बच्चों की स्कूल की ड्रेस, वो ड्रेस अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, वो मेरे आजीविका मिशन की समूह की बहनें बनाएंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। ठीक बात है बहनों, गणवेश बना लोगी। और केवल गणवेश नहीं, अब तो 7 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में, 7 फैक्ट्री जिसमें राशन बनता है। कौन सा? तैयार, रेडी टू ईट कहते हैं। तैयार जो भोजन है पैक करके मिलता है 700-800 करोड़ रुपया का, वो पहले ठेकेदार बनाते थे। हमने तय किया अब ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, ये स्व सहायता समूह के महासंघ इन फैक्ट्रियों को चलाएगी, मेरी बहनें इन फैक्ट्रियों को चलाएगी। पहले बड़ा विरोध हुआ कि ये बिना पढ़ी लिखी बहनें ये फैक्ट्रियां चला लेगी। ये केवल बहनों के स्व सहायता समूह के महासंघ चलाएंगे और 800 करोड़ रुपए हर साल का जो रेडी टू ईट राशन है वो भी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। और केवल इतना ही नहीं, मेरी बहनों, तुम रोजगार से लग सको इसलिए खरीदी में तय किया। जो धान की खरीदी होती है, गेहूं की खरीदी होती है, वो खरीदी करने का काम भी महिला स्व सहायता समूह की बहनें करेंगी। और अब एक काम और सोच रहे हैं, राशन की दुकान भी जहां स्व सहायता समूह की बहनें चलाना चाहेंगी, जरूरत होगी तो राशन की दुकान भी बहनों से ही चलवाऊंगा। चला लोगी बहनों? पानी का प्रबंध, आज शहडोल को ही हम देख लें, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब शहडोल क्या था और आज ये विराट नगरी शहडोल क्या है। शहडोल वालों ईमानदारी से बताना, अगर हम मेडिकल कॉलेज ना होता तो क्या शहडोल कोरोना का मुकाबला कर पाता? अरे जोर से बताओ, कर पाता क्या? नहीं कर पाते। हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, सारे अधिकारी बैठे। ये शहडोल का मेडिकल कॉलेज था जिसने जनता को रीवा नहीं जाने दिया। जब मंत्री जी ने कोविड का टीका हमको दिया, वैक्सीन, और युद्ध स्तर पर हमने वैक्सीन लगा के आज मैं प्रदेश को कह सकता हूं कि कोविड अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और मैंने सारे प्रतिबंध हटा दिए। इस बार होली भी जम के मनाओ, बहुत दिन से नहीं खेली, 2 साल हो गए। सूखी सूखी होली खेले नहीं पाए, मुंह में मसूका लगा और घर पे बैठ मसूका समझ गए नहीं, लगा लगा के परेशान हो गए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में बड़ा आयोजन किया गया। इस दौरान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान एक अनूठी पहल है जिसके अंतर्गत PMFBY में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसियों की हार्ड कॉपी वितरित की गई। इन 75 वर्षों में 60 साल राज करने वाली कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की किसानों की। ये जो फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी आपके हाथ में आज दे रहे हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी बीमा किसानों का सुना था क्या? कभी पॉलिसी के बारे में बात हुई थी क्या? अरे पॉलिसी बीमा तो छोड़ो, किसानों को RBC 6-4 में भी कहीं 2 रुपए, कहीं 4 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए से ज्यादा किसी किसान को 60 साल में नहीं मिले थे। वो सपना, देश का वो विश्वास, हमारे राष्ट्र का विकास, हमारे देश की प्रगति तभी संभव है जो राष्ट्र के अन्नदाताओं का विकास हो, प्रगति हो। ऐसी पॉलिसी लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आज मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, आज उसकी शुरुआत इस सिपरा तट से राष्ट्र के हर कोने में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो देश भर में चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जितनी गंभीरता के साथ इसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज 5 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपया तक फसल बीमा का मुआवजा मध्य प्रदेश के किसान को मिल रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में गांव, गरीब और किसान, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दिशा में हमेशा उनकी हुआ ही नहीं था। हमने दिन और रात कार्यालय खुलवा के, इतवार के दिन भी अधिकारियों से कहा कार्यालय खोलो और कोई कसर नहीं रहे, सर्वे करो, दावे बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, हमें किसान के खाते में पैसा डालना है। ये पैसा ऐसे नहीं मिलता बहनों और भाइयों। जब दिल में दर्द होता है, तड़फ होता है, किसान की खराब फसल देके जब आत्मा रोती है और जब देखते हैं मेहनत करते हुए आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, तो आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होते, उसकी तड़फ और दर्द हमारे सीने में होता है, और तब हम दिन और रात मेहनत करके कोशिश करते हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे उज्जैन उन्हेल नगर के 2 छात्र भी वहां फंसे हैं। मेडिकल पढ़ाई के लिए छात्र अक्षत जैन और शुभांशु यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण वही फंसे हुए हैं। युद्ध की विभीषिका में बच्चों के यूक्रेन में फंसे होने से छात्रों के परिजन बहुत चिंतित हैं। साथ ही छात्रों के परिजनों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। अक्षत के पिता जीवन जैन और शुभांशु के पिता डॉक्टर ओम बैरागी ने बताया कि हमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे बालक सुरक्षित आएंगे। हमारे बालक यूक्रेन में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। आपके बेटे अक्षत यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर हमला हुआ है, क्या पूरा थोड़ा मामला है, थोड़ी जानकारी बताइए इसमें। मामला तो थोड़ा गंभीर ही है, क्योंकि हमें तो बहुत फिक्र लग रही है हमारे बच्चों की, बहुत सेफ्टी के हिसाब से। कब से गए हुए हैं?
अभी सितंबर में गया इस साल तो। अच्छा अच्छा, वे कब से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर? वो 3 साल से। कौन से शहर में रह रहे हैं वो टर्नोपिल में। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं? वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी। अभी वर्तमान में या अभी उनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, बातचीत तो होती है। अच्छा, पर वो भी घबराया, बच्चा भी घबराया हुआ, हम भी घबराए हुए हैं। उनसे संपर्क करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भी? नहीं, अभी तो मोबाइल से संपर्क हो रहा है। शासन से क्या मदद मांगना चाहते हैं? शासन से यही कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को कोई भी लाने की व्यवस्था हो, ऐसी कुछ। आपके बेटे वहाँ यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, अभी वहाँ पर हमला हो गया है, आपने उनसे क्या संपर्क किया और अभी क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ की स्थिति देखकर तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और उस जब भी संपर्क होता था वही बोलता है, मम्मी पापा फिक्र मत करना, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। और एक दूसरे को हम सांत्वना देते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसी बात करते हैं जैसे हम एक दूसरे के सामने कभी गम नहीं है हम दोनों को। और वहाँ गए, हमने कभी उसको अकेला भी नहीं छोड़ा, उज्जैन तक हम उसके साथ में गए और हमने वहाँ भेज दिया। और ये स्थिति देखकर हर माता पिता की क्या हालत होती होगी ये तो कोई बता नहीं सकता। सभी से यही माता पिता की हालत ये है कि सब अपने अपने बच्चे को अपने पास देखना चाहते हैं। आप प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? हम मोदी जी से यही करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को हमारे पास ले आए और सभी बच्चे जितने भी। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए भगवान महाकाल से मंदिर में प्रार्थना की गई। आपको बता दें, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने महाकाल का रुद्राभिषेक किया और सब कुशल मंगल अपने घर लौटें, इसके लिए प्रार्थना भी की। जानकारी के अनुसार उज्जैन से MBBS की पढ़ाई के लिए 20 से अधिक छात्र यूक्रेन गए हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी से भी मदद की गुहार लगाई गई और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मदद की अपील की जा रही है। भगवान महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं और आज के हमारी पूजन के अंदर भी समस्त पुजारी ने भगवान से प्रार्थना करी है कि यूक्रेन के अंदर हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे या परिवार वहाँ पे फंसे हुए हैं, भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि उन सब लोगों को सुरक्षित और संरक्षित ले करके। इंदौर के लगभग 70 छात्र छात्राओं जो कि यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें स्वदेश लाने की परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। वहीं इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहने वाले यूक्रेन में फंसे छात्र आशीष चंद के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आशीष के माता पिता ने बताया कि आशीष मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया हुआ था। युद्ध के बाद यूक्रेन में छात्रों की हालत खराब है, ना तो रुपए निकल रहे हैं और ना ही छात्रों को खाना पीना मिल रहा। आशीष वैसे तो बिहार के मुजफ्फराबाद के रहने वाला है, पर उनके माता पिता इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहते हैं। स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, बच्चे भी हमारे बहुत परेशान और डरे हुए हैं। वहाँ की स्थिति इतनी खराब है, खाने का सामान नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहे हैं, लाइट है वो भी कह रहे हैं कि बिजली कल से ख़त्म हो जाएगी, तो आपके संपर्क में भी मैं शायद ना आ पाऊँ। और काफ़ी डरे सहमे हैं। बगल के बिल्डिंग में एक धमाका हुई है, तो मैं तो माँ हूँ, माँ पर एक क्या बीतेगी ये तो समझ सकते हैं। मैं यही प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ कि हम लोगों के बच्चों को या वहाँ जो भी भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं सभी को सुरक्षित इंडिया बुला ले। आशीष चंद्रा है जो 3rd ईयर में पढ़ रहा है जेफरोजिया स्टेट मेडिकल कॉलेज जेफरोजिया में, जो बॉर्डर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या स्थिति है सर, क्या बात हुई? बहुत नाजुक स्थिति, खाने पीने के सामान बंद है, ATM से पैसे नहीं निकल रहे हैं, सब पैसे बंद हो गए हैं और बिजली भी कट गए हैं सुबह 3 बजे से। तो अभी जो 26 तारीख का बता रहे थे उनका भी टिकट बुक हो गया था। हाँ, तो एयरपोर्ट पे अभी कब्जा हो गए हैं। तो एम्बेसी से जो मैसेज आया है कि अभी जो बच्चे हैं जहाँ हॉस्टल में रहें, कहीं बाहर ना निकलें। तो अभी क्या हालात है वहाँ पर? बहुत नाजुक हालात है और संपर्क सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है। वो भी बता रहा है कि किसी समय नेट बंद कर दिया जाएगा वहाँ से। खाने की कैसी व्यवस्था? कुछ खाने की व्यवस्था बहुत दिक्कत है, मार्केट बंद है और ATM में लंबी कमा रहे और पैसा नहीं निकल रहा है ATM से, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे?
भारत सरकार जल्द से जल्द बच्चे को लाने के प्रयास करे, यही और मुख्यमंत्री जी से। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है बेटा? मेडिकल में तो 5.5 साल की कोर्स है और 3rd ईयर में है वो। एमपी के उज्जैन के पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन पर प्रतिदिन बढ़ रहे यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए उज्जैन स्टेशन परिसर के पास लगभग 12 करोड़ की लागत से पश्चिमी रेलवे विभाग द्वारा 3 मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण किया गया, जहां आज इस भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। भवन का लोकार्पण अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, डीआरएम की उपस्थिति में हुआ। बड़ी सौगात दी है आपने यहाँ पर, कैसे कितना काम आएगी हम लोगों को और क्या कुछ रहेगा? आज उज्जैन में वास्तव में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने हमको एक सौगात यहाँ पे अभी दी है। एयरपोर्ट की तर्ज पे ये 12 करोड़ की लागत से निर्मित आज रेलवे स्टेशन का हमने लोकार्पण किया है, जिसमें लगभग 30 रूम है, वेटिंग रूम है, 30 रूम में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, कॉन्फ्रेंस रूम है। ये 3 मंजिला जो है भवन है, जिसमें लिफ्ट है और साइड में एक जगह से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक्सीलेटर सुविधाएं भी दी गई है, जिससे बुजुर्ग वृद्धजन जिनको पाँव में तकलीफ है वो आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। बिल्डिंग बनाई है सर, इसमें कितना खर्चा हो चुका है और क्या कुछ सुविधा मिल पाएगी? ये वर्क सैंक्शन हुआ था लगभग 8 करोड़ का। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन विभाग से 4 करोड़ और लेके 12 करोड़ की ये बिल्डिंग बनाई है। इसमें जो भी यात्री की सुविधाएं स्टेशन पे होनी चाहिए सारी सुविधाएं हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव लाउंज बना है, जिसमें पेड मील्स और स्नैक्स उपलब्ध हैं। इसके बाद इसमें एसी जनरल वेटिंग रूम, एसी अपर क्लास वेटिंग रूम, एसी महिला वेटिंग रूम। उसके बाद प्रथम तल पे इसको बजट होटल के रूप में चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 12 रूम हैं जो कि यात्री बुक करा सकेंगे और उसमें सारी खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी। इसके बाद अंतिम मंजिल में कॉन्फ्रेंस रूम है, जिसमें कि कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।